हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म की। सीजीएल 2024 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट है जो आपके एंड से रहता है और वो है अपनी पोस्ट को भरना, अपनी प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना और इसके बाद में फाइनल रिजल्ट का वेट करना। अगर हम बात करें सीजीएल 2024 के पूरे प्रोसेस की, तो टीयर 1 का रिजल्ट हमारा 5 दिसंबर 2024 को अनाउंस हुआ था। टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम आपका 18 से 20 जनवरी तक चला और एक फिर 30 जन को इन्होंने करवाया था। इसके बाद में अभी आपके पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म आ चुके हैं। 22 तारीख यानी कि 22 फरवरी शाम 5 बजे से लेकर 27 तारीख तक आपको फिल करना है इनको, और ये फिल करना आपके लिए मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म ज़रूर भरें और समय रहते भरें और सब चीज़ों को सोच कर चलें। अब आप अपनी एंड से सब चीज़ें कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिसाइड करना कि आपको चाहिए क्या, आप किस पोस्ट को चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो आपकी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है, किस लोकेशन पे हो सकती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी सोचनी चाहिए ये फॉर्म फिल करने से पहले। हो सकता है आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हों जिन्हें पता हो कि हमें यही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर, या हो सकता है आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हों जिनको ये लगता हो कि नहीं, हमें तो बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना है, एक बार को हम जॉब में थोड़ा सा एडजस्ट कर भी सकते हैं। सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि हम ज़्यादा बातों में जाएं। सबसे पहली चीज़, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पोस्ट सुटेबिलिटी का ध्यान रखना है। यानी कि जो आपके लिए सुटेबल हैं आपके कैटेगरी के लिए, आप उन्हीं को फिल करें। अगर आप गलती से ऐसी कोई पोस्ट भर देते हैं जो आपके लिए सुटेबल ही नहीं है और आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आप जो है वापस से कोई भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सुटेबिलिटी ध्यान से देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उनको भी गो थ्रू करना है। मान लीजिए कि आप भर देते हैं और आपके नंबर भी इतने आते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए, लेकिन आप जो है बाद में फिजिकल या मेडिकल क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आप बाद में किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है कि आप एक बार जो पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट हैं या प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, जो पोस्ट है जहाँ पर आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर है, तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपकी आई साइट या मेडिकल रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फिजिकल आपसे कुछ फिजिकल करवाएंगे, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, शॉर्टपुट हो गया, तो वो सब आप कर पाएँ और उसकी प्रैक्टिस आपको हो, तभी आप उस पोस्ट को भरें। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, हम फिजिकल उसमें लाई नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करें, अपनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली भरें। ये 2 फैक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना है, तभी जाकर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट में नाम आएगा। अगर आप गलती से भी ये फॉर्म भरना स्किप कर देते हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट ही नहीं करते हैं, आप सबमिट करना ही भूल गए, तो आपका जो है पूरा का पूरा प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा। आपको पूरे प्रोसेस में फिर से जाना पड़ेगा। 3 बातों का आपको पता चल गया। सबसे पहला कि आपको फॉर्म भरना है, दूसरा अपनी कैटेगरी का आपको ध्यान रखते हुए सुटेबिलिटी का ध्यान रखना है कि कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पे नहीं। तीसरा, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप उस पर लाई करते हैं तो ही भरें, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करें। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जैसे कि मोस्टली हम फाइनल वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं और आप सबको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं, आपको सब चीज़ें पता चल चुकी हैं। और स्टेट वाइज कुछ ने आरटीआई लगाई होगी तो उनके पास भी डेटा होगा, उनको भी पता होगा। तो सबसे पहले मैं एएसयूज की बात करती हूँ, बाकी आप एक बार लिस्ट में चेक कर लेना जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। बहुत से बच्चे एएसओ को टारगेट करते हैं तो मैं उसकी बात करती हूँ। जैसे कि अगर सीएसएस की बात करूँ तो इस बार हमारे पास 1433 वैकेंसी हैं, जिसमें 581 आपकी यूआर की हैं और बाकी कैटेगरी की हैं। आईबी में इस बार 73 वैकेंसीज हैं, जिसमें 29 आपकी यूआर की हैं। एमईए में इस बार 181 वैकेंसीज हैं, जिसमें 90 वैकेंसी आपकी यूआर की हैं। बहुत से एस्पिरेंट इसको टारगेट करते हैं। और उसके बाद जो है
है एएसओस को टारगेट करते हैं। कुछ की चॉइस होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर या एक्साइज या आईटीआई, ये सब चीज़ें भी आपकी रहती हैं। तो आप अकॉर्डिंगली आप एक बार फाइनल वैकेंसी लिस्ट में चेक कर लेना। एएफएचक्यू की बात करूँ तो 19 है, जिसमें 13 आपके पास यूआर की हैं, और ईसीआई में टोटल 11 है, जिसमें 10 आपके यूआर की हैं। और बाकी सब आपको मैंने लिस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर ली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सब में लगभग आपको दिल्ली मिल जाता है, और दिल्ली मिलने के साथ यानी कि आपकी एक चीज़ हो जाएगी, अगर आप मान लो आसपास के स्टेट से हैं और आप दिल्ली में पढ़े हैं रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि यार दिल्ली मिल जाए, मच बेटर है कि हम किसी और स्टेट में जाएं। कम से कम हमारे पास, अगर हम इस साइड के हैं, नॉर्थ साइड के हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड के हैं, तो कल्चर डिफरेंस उतना नहीं आएगा, लैंग्वेज डिफरेंस उतना नहीं आएगा, तो हमारे लिए ईजी रहेगा। अगर बात करूँ आईबी की, तो आईबी में 70% होगा कि आपको दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में ही मिल जाएगा। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे एसआईबीज में या दूसरी जगह दूसरी स्टेट में एलोकेट कर दिया जाए, आपको कहीं और जगह भेज दिया जाए, तो आप देख लेना। कुछ बेनिफिट्स हैं जो अलग अलग आपको मिलते हैं, जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगी। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगी, जिसको आपको बिल्कुल मन में बिठा लेना है ये पूरी वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले देखिए, कुछ एस्पिरेंट्स के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एस्पिरेंट के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ की प्रेफरेंस होती है कि हमें होम स्टेट ही चाहिए, हम थोड़ा ग्रेड पे लोअर आ जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपने घर के पास रहना है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो है, अगर मान लीजिए कि आप दूसरी जगह जाकर एएसओ बन सकते हैं, लेकिन आप चूज़ करें कि आपको यहाँ पर आकर आपको पीएसए या कोई और चीज़ भी चलेगी जहाँ पर आपको अपना स्टेट मिल रहा हो। एक कुछ जो है अवॉइड करते हैं कि हम दूसरे स्टेट में ना जाएं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा रहता है, कल्चर डिफरेंस आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप पीओ में जाओगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर में जाओगे, तो आपको जो है कोस्टल एरियाज़ में ही, पोर्ट पर ही ये सब मिलेगा, आपकी एलोकेशन वहीं पर होगी। तो आप अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या आपको होम स्टेट ही चाहिए, या फिर आप जो है आपको अच्छी जॉब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए और आप फिर दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं, और फिर प्रिपेयर करके हो सकता है कि आप कुछ टाइम में चेंज करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। ट्रांसफरेबल की बात करें तो कुछ जो पोस्ट हैं जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है, जैसे आईबी की अगर मैं बात करूँ तो आईबी में 3 से 4 साल की सर्विस के बाद में आपको दूसरी एसआईबीज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ जो है ऑल इंडिया एलोकेशन होती हैं, यानी कि आपको कहीं भी रैंडमली आपको भेज दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका पीएसए भी आ जाता है, ऑडिटर अकाउंटेंट होता है, डीएएओ, एएओ, ये सब अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ये सब इसी में आएंगे कैग में, जहाँ पर आपको वैकेंसीज नहीं पता है, आपको नहीं पता होगा कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है। डीए में आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, बाकी में ट्रांसफ़र भी आपको किया जाएगा, तो आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। पीएसए में, जीएसओ में, इन सब में भी आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है, लेकिन 4-5 साल की सर्विस के बाद में आप एलिजिबल हो पाते हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखता। सैलरी और अगर लेवल की बात करूँ तो कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रेड बी ऑफिसर हो, या अगर आप एएओ चूज़ करते हो तो आप देखिए डायरेक्टली गेजेटेड बन जाते हो, और सैलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लेवल बी में हो, सी में हो, किस में हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, तो आप उसको भी ध्यान में रखना। एक आता है आपका फैक्टर वर्कलोड और वर्क कल्चर का। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वहाँ पर आपको सैटरडे भी काम करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ आईबी की बात करूँ तो हो सकता है जो पुलिस डिपार्टमेंट्स वाले विभाग हैं वहाँ पर आपको सैटरडे को भी काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पर रिलैक्सड रहते हो, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको समय मिल जाएगा। और टाइम आपको किसके लिए चाहिए, अगर मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि एक बार एसएससी तो हमने वैसे दे दिया, हमें और हाई प्रिपरेशन करनी है और पढ़ना है, तो आप ऐसी जॉब को चूज़ करिए जहाँ पर आपको समय मिले, आप खुद को समय दे पाएँ, अपनी पढ़ाई को समय दे पाएँ, और फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं उसके लिए समय दे पाएँ। तो आपको इसके लिए भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पे वर्कलोड कम हो, वर्क कल्चर अच्छा हो, वहाँ पर आपको समय मिले अपनी बाकी चीज़ों के लिए। दूसरे बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जैसे कि मान लीजिए आईबी की अगर हम बात करें तो आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पर मिलता है, जो कि 20% होता है आपके बेसिक का। यानी कि आपको अगर आप दूसरी जगह सीएसएस में अगर आप बनते हैं एएसओ, आपकी जो सैलरी है, और आप जो है अगर आईबी में एएसओ बनते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलता है। आपका सिक्योरिटी अलाउंस वो लगभग 10,000 के आसपास आपको मिल जाता है। तो आपका डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बेनिफिट आपके आ जाता है। आईबी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 70% आपको ऑल इंडिया दिल्ली में रहता है, और बाकी 30% आपको कहीं भी भेज सकते हैं। तो ऐसे ही और मिनिस्ट्रीज़ हैं। अगर मैं एमईए की बात करूँ तो आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। अगर बात करें लड़कों की तो सबसे पहले आपको हार्ड पोस्टिंग में भेज दिया जाता है, हार्ड कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है। वो आप अगर एमईए का पूरा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, मैं आपको हल्का फुल्का ही अभी आइडिया दे रही हूँ। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर देखिए लड़कियों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, जैसे हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग मिल जाती है,
तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। थोड़ा सा हार्ड सिटीज़ में आपको कम भेजा जाता है, तो लड़कियाँ अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकती हैं। अगर सोशल इमेज की बात करें तो ये एक और फैक्टर है। कुछ एस्पिरेंट जो कॉन्शियस रहते हैं कि हमें तो ऑफिसर टैग ही चाहिए नाम के पीछे, वी कैन नॉट गो फॉर PA SAO और इन सब के लिए हमें होम स्टेट से मतलब नहीं है, हमें तो सोशल इमेज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये भी एक फैक्टर है, तो आप अकॉर्डिंगली इस पे भी डिपेंड करेंगे। प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर टाइमली प्रमोशन होता है, और कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत समय लग जाएगा, 8 से 10 साल लग जाते हैं एक ही प्रमोशन में, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। इन सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना फॉर्म जो है वो प्रॉपरली फिल करें, दैट इज़ आपका पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म। कुछ जो है CPT बेस्ड पोस्ट है जहाँ पर आपका कंप्यूटर और टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर में हम जो है एलिजिबल नहीं होते हैं, कंप्यूटर में हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाती है, तो हम क्या करेंगे? हमने तो CSS भर दिया था। तो देखिए इस चीज़ में घबराना मत, पहले आपको जो चाहिए आप वो भरो। अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर में आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, आपको CSS नहीं मिला, तो नेक्स्ट जो होगा जहाँ पर ये कंप्यूटर जो है एलिजिबिलिटी नहीं है वो आपको मिल जाएगा। आपको अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरनी है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। कोड आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, यानी कि B03, B04 इन सब का ध्यान में रखना। B03 CSS का है, B04 आपका IB का है, ऐसे कोडिंग आपको दे रखी है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना, एक एक चीज़ को ध्यान में भरना, तभी जाकर आपको जो है सेटिस्फेक्शन रहेगा। अदरवाइज आपका दिमाग घूमता रहेगा कि मैंने क्या फिल किया है, क्या फिल नहीं किया है। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया सबके बारे में दे चुकी हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन का ध्यान नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दी आपने जब अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, क्या आपने इन सब फैक्टर को कंसीडर किया था? देखिए जब मैंने अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, आई न्यू कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे नॉर्मल कितने नंबर बन रहे थे और क्या चीज़ हो सकती है। इस बेसिस पे मुझे इतना पता था कि आई वांटेड ASO, मुझे सेक्शन ऑफिसर बनना था, और उसमें भी मुझे था कि दिल्ली मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना एक आधा डिपार्टमेंट ऐसा है जो ऑल इंडिया पोस्टिंग देता है तो वो मिल जाएगा तो वो भी ठीक है। इसके बाद में मैंने अपने अकॉर्डिंग जो पोस्ट मेरे को चाहिए थी वो मैंने फिल कर दी थी। मैंने जो है इनमें से कोई फैक्टर कंसीडर नहीं किया था। हो सकता है आप में से करें होम स्टेट का, या क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में रह रही थी, घर से तो बाहर में रह ही रही थी, तो मुझे सिर्फ इतना था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अपनी बेस्ट जॉब चाहिए, जो कि मेरी प्रेफरेंस है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ASO। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं, यानी कि आपकी हो सकता है रिक्वायरमेंट कुछ और हो, आपकी पसंद कुछ और हो, आपकी इच्छाएं कुछ और हो, तो उन पे डिपेंड करेगा। मेरी सिर्फ एक ही टारगेट था, दैट वाज ASO, कि मुझे ASO बनना है, मुझे ASO चाहिए, एंड आई गॉट इट, और मुझे मिल गया। अगर मुझे ASO दिल्ली में नहीं मिलता और कहीं और भी मिलता तो आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि मेरा था कि मैं आगे नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके आई कैन डू दैट, आई कैन गेट अ ट्रांसफर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे जो है ASO ही टारगेट करना था। तो मैंने इनमें से कोई फैक्टर, कोई सैलरी, कोई लेवल, किसी चीज़ का ध्यान में नहीं रखा, ट्रांसफर है नहीं है। मैंने बस अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता रहा कि हाँ पहले सारे ASOs फिल कर देती हूँ, ये वाला ASO, ये वाला ASO। अगर मेरे टाइपिंग में, अगर आपको याद हो तो मेरा टाइपिंग में एरर हुआ था, आई फिल्ड CSS, फिर भी मुझे पता था CSS मिलना मुश्किल है, पर फिर भी मैंने फिल किया। मेरा एरर 5.2 समथिंग % हो गया था, और UR को 5% ही अलाउड है। तो मैंने CSS भरा, उसके बाद में रेलवे वगैरह सारी मिनिस्ट्रीज मैंने फिल आउट कर दी थी। इसके बाद में मैंने जो है एक्साइज इंस्पेक्टर इन सबको फिल किया कि हाँ अगर ये नहीं मिलता है तो मुझे ये मिल जाएगा, और नंबर इतने हैं कि दिल्ली मिल जाएगा, आसपास का कोई स्टेट मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आपके मार्क्स पता है, अपने नंबर देखिए, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप वो चीज़ देखो, और अपने फॉर्म को, पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म को आराम से फिल करो। टाइमिंग आपको पता है कब से कब तक है, 22 फरवरी से 5 बजे से आप 27 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। फिल करें। आपकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या प्रेफरेंस है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। और अभी आप में से किसी ने फिल किया है, नहीं किया है, उस चीज़ के बारे में मुझे अपडेट देना। आप क्या सोचते हो, आपके लिए इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखें। और एक बात का ध्यान रखें, आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नोबडी एल्स कैन डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। यू नो, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपको क्या चाहिए। आपने इतनी मेहनत की है, आप इतनी मेहनत से इतने नंबर लेकर आए हो, आप आज इस स्टेज पर हो, वो अपनी खुद की वजह से हो। तो ये कॉल भी आपको खुद लेना चाहिए, खुद से आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए। ये छोटे से कुछ फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताए, और डीप डाउन अगर आप खुद से बात करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये फैक्टर्स भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट कि ये लोकेशन वाला,
ये होम स्टेट है नहीं है, कुछ हो सकता है होम सिक फील करने लग जाएं थोड़े टाइम में, 1-2 साल का ठीक है, बाद में ठीक नहीं है, तो आप उन सब का ध्यान में रखना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए इनमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अच्छे से अपना पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ना और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।